ऑपरेशन हाथरस को दिखाकर लगातार हम कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच हाथरस के तत्कालीन एलआईयू इंस्पेक्टर ने जो बताया उससे सब कुछ साफ हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, एक बड़े अधिकारी का पक्ष बाकी है। आपको बता दें कि हाथरस कांड पर जब मीडिया का तूफान उठा तो यह अधिकारी भी निलंबित हो गया। यह वही अधिकारी है जिसने घटना के फौरन बाद पीड़ित और उसके परिवार से मुलाकात की थी। क्या कहा इस अधिकारी ने हमारे कैमरे पर, गौर से सुनिए। राम शब्द यादव जो सीईओ के पद पर थे, हाथरस की घटना के वक्त लिंक अधिकारी थे और फिलहाल निलंबित हो चुके हैं। राम शब्द यादव ने भी न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में वही बताया। दूसरे अधिकारी बता रहे थे कि 14 से 22 सितंबर के बीच पीड़िता और परिवार ने बार बार बयान बदला, लेकिन क्यों ये पता नहीं। पिताजी कुछ और बता रहे हैं, लड़के कुछ और बता रहे हैं। जिसको चोट लगी है वो कुछ और बता रही है। हमने बयान दिया उसका जो है, उन्हें संदीप के अलावा किसी नहीं बताया। संदीप के अलावा जो है तो ये 4-5 लोग और लोग बाद में 22 तारीख को दूसरे वाले 20 को हम थे, 20 को जब वो आ गए, 20 को रात में 20 को दिन में आ गए थे। शाम से वो अपना जो है कारोबार अपनी छवि का देखने लगी ब्रह्मचिंता। 21 तारीख 22 तारीख को शायद हो गए थे, फिर उसका मजीद बयान लेने के लिए तो उसने जो 3-4 नाम और बता दिए। वही चीज़ हमको बताए थे, वही कार्रवाई वो कर रहे हैं 22 तारीख को, हमें 19 तारीख को करते हैं। राम शब्द यादव पूरे यकीन के साथ बता रहे थे कि 14 तारीख को क्या हुआ था। उनका दावा था कि उस रोज खुद पीड़िता के भाई ने थाने आकर एफआईआर दर्ज करवाई थी और शिकायत में सिर्फ जान से मारने की कोशिश का जिक्र था। लेकिन बाद में दूसरे अधिकारी के साथ परिवार ने बयान बदल दिया। केस तो 14 तारीख को आया था ना? तब आप फिर लिंक अधिकारी 14 तारीख को जो उन्होंने एफआईआर में जो लिखा था, रणदीप भाई ने एफआईआर लिख के दिया था कि हमारे बहन का दुपट्टा पे जो गला दबा करके जान से मारने की नियत। जब भाई ने लिखा था, भाई ने एफआईआर लिख करके थाने में दिया था। भाई भी आया था, लड़की भी थी, माँ भी थी, सभी लोग आए थाने में। वहीं तो तुरंत मतलब यहाँ जिला चिकित्सालय भेजा गया। एक महिला गाड़ी लगा करके यहाँ भेजा गया डॉक्टरी परीक्षण कराने के लिए। यहाँ डॉक्टरी परीक्षण जैसे उन्होंने एफआईआर में बलात्कार नहीं लिखा था, तो अंदरूनी पार्ट पुर्जा को कैसे जो उनका डॉक्टरी करा देगा किसी लड़के का, कि चलो तुम आंतरिक का देगा डॉक्टरी। फिर यहाँ से रेफर कर दिए वो लोग जो है अलीगढ़। राम शब्द यादव का कहना था कि शुरुआती शिकायत में बलात्कार का जिक्र नहीं था, तो बलात्कार से जुड़ी मेडिकल जांच करवाने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन बाद में सारी कहानी कैसे बदल गई वो भी नहीं जानते। शुरुआत में बलात्कार वाली कोई बात ही नहीं आई। कुछ नहीं, एफआईआर में कहीं कुछ नहीं। उन्होंने जो कंप्लेंट लिखी थी उसमें कुछ नहीं। वही तो एफआईआर में तहरीर जो उसी को उसमें कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। एक जो मीडिया के लोग भी थे उन्होंने भी पूछा तो उन्होंने कहा संदीप ने लगा दिया जहाँ से मानेंगे। गैंगरेप कहाँ से हो गया वैसे? 22 तारीख से पता नहीं कैसे। राम शब्द यादव का पक्ष है कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि शुरुआत में जब पीड़िता को इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया तो पहले 2 दिन उन्होंने पीड़िता से मुलाकात नहीं की। लेकिन राम शब्द का कहना है कि इस दौरान भी वो पीड़ित परिवार के संपर्क में थे और 19 तारीख को उन्होंने खुद जाकर पीड़िता का बयान दर्ज किया। और उस रोज भी शिकायत सिर्फ इतनी थी कि संदीप ने दुपट्टे से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। और आपको किस चार्ज में फिर किया? सस्पेंड आपको क्यों कर दिया? हमको कर दिया कि मतलब जो है 16 तारीख को बाप से जब मिले तो आपको 17-18 में जो है क्यों नहीं वहाँ जाके मिले। कहाँ जाके? अलीगढ़ लड़की क्या। अच्छा, वहाँ संपर्क में हम लोग थे ना, तो वो लोग बता रहे थे कि बोल नहीं रही है, जब स्वस्थ होगी तो जो है बयान करवा देंगे, बात करवा देंगे। उनको विश्वास नहीं हुआ, तभी हम 18 तारीख को एक नरेंद्र नाथ को तिवारी था सतह को इंस्पेक्टर से बता दिया कि वहाँ एक आदमी जो अपना लगाव आ जो है कह रहे हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं, बयान लेना जरूरी है उसका। तब उन्होंने जो है
19 तारीख को बताया फ़ोन करके कि लड़की अब बोल रही है साहब, पहले तुरंत मैं पहुँच गया, बयान लिया। उन्होंने फिर उस दिन भी संदीप का नाम लिया, संदीप ने दुपट्टा मेरा गला कसकर। मतलब ये कि हाथरस की पहेली उतनी सुलझी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। हाथरस मामले में न्याय बेहद जरूरी है, लेकिन न्याय के लिए हम सभी का निष्पक्ष रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये लिंक अधिकारी की गवाही, जो सबसे पहले पीड़ित परिवार से मिले थे, पीड़िता को देखा भी था, इसलिए बहुत अहम हो जाती है। हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ अलग अलग जगहों से। अमित सिंह हाथरस से, अजीत सिंह नोएडा से, दिल्ली से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अमित, बहुत सारी बातें अभी लिंक अधिकारी ने कही। उन्होंने कहा कि जब पहली बार पहुंचे थे शिकायत के लिए 14 तारीख को, तो पीड़िता भी वहां पर पहुंची थी। वहां पर आपने चीजों को देखा भी होगा, परिवार से भी बात की और आसपास जो लोग हैं उनसे भी बात की होगी। जरा बताइए कि ऐसी स्थिति कैसे खराब हुई पीड़िता की कि पहले, हालांकि वहां पर पहले अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। लिंक अधिकारी कह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा था, शिकायत दर्ज हुई थी, तो पीड़िता वहां पर खुद चल कर गई थी। उसके बाद अलीगढ़ में जब संपर्क किया, जब पीड़िता वहां पर उसको भर्ती करा दिया गया था, तो वो कुछ बोल नहीं रही थी। क्या जानकारी इस पूरे मामले पर अभी तक आपके हाथ लग पाई है? जी आपको बताऊं गायत्री कि जब मैंने आज सुबह पीड़ित के पिता से बातचीत करने की कोशिश की और जिस तरीके से न्यूज़ 18 इंडिया का खुलासा है उस बारे में बातचीत करने की कोशिश की कि पीड़िता का बयान बार बार क्यों बदला, पीड़िता की तबीयत आखिरकार क्यों बिगड़ी, तो इस बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि हम चाहते हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया हमेशा से चाहता है कि इंसाफ मिले, पीड़िता को न्याय मिले, लेकिन जो पीड़िता के पिता थे उनके पास केवल इतना ही जवाब था कि इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। हमने एक शख्स ओमकार, जिसका नाम है, जो कि इसी गाँव का रहने वाला है, हाथरस गांव का ही, पीड़िता के गांव का ही, उससे भी बातचीत की है और उसने जो बताया है कि जिस खेत में पीड़ित का जो घटना हुआ है 14 सितंबर वाले दिन, उससे बगल वाले खेत में, बीच में केवल एक रास्ते का फर्क है, उसके बगल वाले खेत में ओमकार का खेत था और ओमकार का कहना था कि वो उस वक्त अपने घर से अपने खेत की तरफ जा रहे थे। तभी जब जा रहे थे तो सबसे पहले जब वो पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने एक बगल वाले खेत से करहाने की आवाज़ सुनी और वो अंदर गए बाजरे की खेत में, और बाजरे की खेत में उन्होंने देखा कि पीड़ित जो है वो नीचे पड़ी हुई है, पीड़ित का माँ और पीड़ित का भाई वहाँ मौजूद है। उसके बाद जो है जो चारा काटा गया था, पीड़ित का भाई जो है अपना गठरी लेकर अपने घर पहुँचता है और उसके बाद शोर मचता है, और उसके जब शोर मचता है तो लवकुश, जो एक आरोपी जो अलीगढ़ जेल में बंद है, उसकी माँ और लवकुश दोनों जो है वो कुछ फासले पे, उनका भी खेत था, तो वो भी चारा काट रही थी, तो वो भी आती हैं वहाँ पर। तो ये ओमकार का दावा है, और हालांकि ओमकार ने हमारे कैमरे पर यह भी कहा है कि जब जाँच एजेंसी या SIT उनसे बातचीत करेगी इस पूरे मसले पर, तो वो जो देखा है उन्होंने वो इस पूरे मामले को बताएगा। उसके बाद वहाँ भीड़ लगी और किस तरीके से पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया, ये तमाम बात ओमकार ने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये एक्सक्लूसिवली कहा है। समझना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या था घटना वाले दिन, और उसके बाद पीड़ित परिवार जब पहुंचता है, पीड़िता खुद पहुंचती है, फिर ऐसी क्या स्थिति बिगड़ जाती है, ऐसी नौबत कैसे आ जाती है कि अलीगढ़ पहुंचती है पीड़िता, कुछ बोल नहीं पाती, जैसा कि बता रहे लिंक अधिकारी। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल यह भी है कि फिर पीड़िता की मौत कैसे हुई। ये तमाम चीजें हैं जो अभी फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इस सबके बीच आपको यह भी बता दें, ऑपरेशन हाथरस मामले में जिस तरीके से लगातार चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बहुत बड़ा खुलासा। हाथरस में क्या पीड़ित लड़की की जीप काटी गई थी? हाथरस में रात के अंधेरे में पीड़ित का शव आखिर क्यों जला दिया गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में हाथरस कांड से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब कैद हो गए हैं। हाथरस के स्थानीय खुफिया तंत्र के इंस्पेक्टर से भी हमने संपर्क किया। इस इंस्पेक्टर ने हाथरस कांड से जुड़े जो दावे किए वो बेहद चौंकाने वाले और हैरान करने वाले थे। हाथरस कांड के सच पर दावों और अफवाहों की धूल हटाने के लिए हमारी टीम ने हाथरस की स्थानीय LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के इंस्पेक्टर से मुलाकात की। इनका नाम है विवेक वार्ष्णेय। हाथरस कांड की जमीनी हकीकत, इस मामले में पर्दे के पीछे रची जा रही साजिश और बंद कमरे में इस कांड पर अपनी रोटी सेकने वाले की हर खबर की रिपोर्ट इन्हीं से होकर पुलिस महकमे के आला अफसरों तक पहुंची है। इसलिए हमने इनसे बिना लाग लपेट के इस मुद्दे के सबसे विवादित पहलू पर अपना पहला सवाल किया।
जो आपने डेड बॉडी लड़की की जला दी आधी रात, मसला तो वहीं से शुरू हुआ कि क्यों जलाई? ये ऐसा नहीं है, मसला तो बहुत पहले से शुरू हो गया है, राष्ट्रीय स्तर का इस घटना के बाद हो गया है। हाथरस कांड में सबसे ज्यादा सवाल पीड़ित के शव को रात में जलाए जाने को लेकर ही उठाए जा रहे हैं। इसलिए हमने ये पूछ ही लिया कि क्या शव को रात में जलाया जाना प्रशासनिक लापरवाही थी, लेकिन उनकी दलील कुछ और ही थी। ये तो प्रशासनिक है मामला, प्रशासनिक है, लेकिन आप लोगों को भी इंटरनल रिपोर्ट मिलती रहती होगी, किस वजह से उन्होंने इस हड़बड़ी में ये सब काम किया? नहीं, ये वो हमारा अपना अलग वैसा विषय है। अच्छा। इससे हाँ, इसका कोई वो तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है, तो सबको मालूम है भाई साहब, आज की परिस्थिति दूसरी है, उस टाइम परिस्थिति दूसरी थी। अगर ये बॉडी नहीं जलाई, अंतिम संस्कार, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि हालांकि ना तो हम इनसे कहते हैं कि आप रात में जलाइए या दिन में जलाइए, ये तो उनके प्रशासनिक निर्णय होते हैं। प्रशासन इतने बड़े बड़े अधिकारी, हम तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, नहीं, आपका तो कोई रोल ही नहीं। हाँ, हमारा रोल ही नहीं होता, हम तो केवल लॉ एंड ऑर्डर संबंधी अपने अलर्ट जारी करते हैं। बिल्कुल सही है। उस पर आप क्या निर्णय लेते हैं या आप जाने। और अगर ये बात बिल्कुल सही थी कि अगर जो है उस दिन उस दौरान अगर ये घटना रात में अंत्येष्टि ना होती तो नेक्स्ट डे बहुत बड़ी समस्या होती ना। क्या आप लोग पुलिस के खुफिया विभाग के इस इंस्पेक्टर की दलील पर हमने फिर सवाल किया। हमारा मकसद ये समझना था कि अगर पीड़ित का शव दिन में आ जाता तो किस तरह की कानून व्यवस्था की समस्या होने का डर था। हमारा मकसद LIU रिपोर्ट में कानून व्यवस्था से जुड़े पहलू को समझना था। क्या आप लोगों को कुछ पता चला था इस तरीके का? अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वो बॉडी भी नहीं आई थी तब तक तो यहाँ जाम लगा दिया मेन रोड पर वाल्मीकि समाज को। चंद्रगुप्त ने, ये तो सबको मालूम है। वाल्मीकि समाज के लोग एकदम से अनकंट्रोल हुए चले जा रहे थे, जलूस निकालने लगे थे, शाम तक आते आते उनकी भंडार लग गई पूरे यूपी में किसकी कैंडल मार्चों की। वाल्मीकि समाज जगह जगह बैठकें करने लगा। सही है। इससे क्या परिलक्षित होता है भाई साहब? इससे परिलक्षित ये होता है कि अगर दिन के समय में अगर बॉडी आ जाती तो हालत क्या होती है? मेरे ख्याल से बॉडी वहां पहुंच भी नहीं पाती। हाथरस कांड में पीड़ित के शव को जलाए जाने के अलावा दूसरा जो सबसे विवादित पहलू है वो मुआवजे का है। इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मुआवजे के मामले पर सियासत का शोर भी खूब है, इसलिए खुफिया विभाग के इस अफसर से हमारा अगला सवाल मुआवजे को लेकर ही था। मुआवजे की हाँ तो नहीं साहब, मुआवजे का तो सारा ही खेल है। मुआवजे का तो सर जी सारा ही खेल है। शुरुआत कितने हुए थी सर मुआवजे की? इसकी ऐलान जो हुआ था शुरुआत में नहीं, वो ऐसा होता है जो घटना का क्रम होता है ना, जैसे घटना में बलात्कार की धारा के हिसाब से अलग होता है, 302 के हिसाब से अलग होता है। पुलिस के खुफिया विभाग के अधिकारी का ये कहना कि इस कांड में मुआवजे का खेल है, इस मामले में राजनीति का भी तड़का लगने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसलिए हमने ये जानना चाहा कि इस मामले ने तूल कैसे पकड़ा और इसमें सियासत की एंट्री आखिर कैसे हुई। ये जो धीरे धीरे से स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। 5 दिन तक तो कुछ हुआ ही नहीं। पहला प्रोग्राम हुआ 18 तारीख का। ये भीम आर्मी वाले 4-5 लोग रात में उसके गांव गए हैं, शाम के टाइम पे 5 बजे करीब, और शाम को जाके उन्होंने एप्लीकेशन दी है, गिरफ्तारी की मांग करी है। केवल पहली जो डिमांड हुई है वो गिरफ्तारी की, नथिंग एल्स। ये किस तारीख को? 18 तारीख। वहां से ये पहली एक्टिविटी है इसकी। मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ 14 से 18 तक। LIU इंस्पेक्टर का दावा है कि भीम आर्मी के लोगों ने इस मामले को सियासी रंग देना शुरू किया। अब हमने भीम आर्मी के रोल को विस्तार से समझना चाहा, इसलिए हमने ये भी पूछा कि पीड़ित परिवार के अलग अलग बयान क्यों सामने आ रहे हैं। बार-बार जो लड़की बयान बदल रही थी, ये भाई साहब बयान देखिए स्टार्टिंग में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, भीम आर्मी वालों ने उसको टेक ओवर कर दिया और फिर उसको किसी को कवर करने नहीं दिया, उसके फैमिली मेम्बर्स। वो केवल उन्हीं की बात मान रहे थे। शायद या तो उन्होंने हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने चंद्रशेखर जी से बात करा दी हो, डायरेक्ट करा दी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो लाभ गेन करा उन्होंने वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया जो भी किया। बाद में कांग्रेस भी इन्वॉल्व हो गई
लेकिन पहले जो गेन किया है वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया है। एलआईयू इंस्पेक्टर का दावा है कि इस मामले में एक एक कर राजनीतिक दल शामिल होते गए और ये कांड तूल पकड़ता चला गया। इसलिए हमने ये सवाल किया कि क्या पुलिस के खुफिया तंत्र को इस बात की खबर थी कि हाथरस कांड पर वोट की चोट हो रही है। एलआईयू की इंटरनल रिपोर्ट क्या कहती है, क्या उसको क्या फील हुआ इसमें कि ये चीज़ हो सकती है? नहीं, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रशासन को 110% ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए बढ़ाया गया, इसको पीछे से कुछ किया। अच्छा, उसमें मीडिया का अपना रोल है, बाकी राजनीतिक पार्टियों का अपना रोल है। यहाँ ये लोग कांग्रेस वाले बहुत दिनों से, मुझे आइडिया लग रहा है, बहुत दिनों से कोई मौका ऐसा तलाश रहे थे, वो चांस की बात है हमारे जनपद में लग गया। विवेक के दावों के मुताबिक हाथरस में राजनीतिक साजिश पहले से रची जा रही थी और इस वारदात को साजिश करने वालों ने एक मौके की तरह बुनाया। अब सवाल यह था कि साजिश की परतें कितनी गहरी हैं और इसके तार किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे इस सवाल ने इंस्पेक्टर साहब को थोड़ा चौंकाया भी, लेकिन उन्होंने जवाब खुल कर दिया। और ये है पूरा राजनीतिक लाभ लेने के लिए। और मुझे तो अब एक चीज पूरे प्रकरण को मैंने काफी क्लोज देखा, तो मुझे तो साफ दिख रहा है कि भीम आर्मी बी टीम है कांग्रेस की, उन्हीं के हिसाब से चल रही है। कह रहे हैं भीम आर्मी अलग है, लेकिन मुझे तो लग रहा है उन्हीं की टीम है, दोनों कंबाइंड होकर काम कर रहा है। इतनी लंबी बातचीत के बाद खुफिया विभाग के इंस्पेक्टर साहब अब हमसे थोड़ा खुल गए। हमने इस कांड से जुड़ी अफवाहों और दावों से जुड़े कई सवाल किए। इस दौरान विवेक ने इस घटना को लेकर एक ऐसा दावा भी कर दिया जिससे पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। ऑनर किलिंग भी हो सकती है, ऑनर के बारे में कि ये हो सकता है कि साहब उस दिन जो मारपीट हुई है वो लड़की के भाई ने पीट पाट दिया। इस गाँव में बहुत जबरदस्त चर्चा है। लड़की को जो पीटा, लड़की के भाई ने, दोनों थे लड़का लड़की, पकड़ गए थे, तो लड़का तो कम पिटा, वो पिट भाग गया, लड़की हाथ में आ गई पीट दी। ये भी बहुत जबरदस्त चर्चा है। मिल गई दोनों, लड़का लड़की। फिर FIR करा दी, फिर लड़के हाँ लड़की स्थिति में थे। तो भाई ने देख लिया, हिसाब से चलता था। हाथरस कांड की जांच अब CBI के हवाले है। जाहिर है एलआईयू इंस्पेक्टर के इन दावों की पड़ताल भी होगी और इनका सच भी जल्द ही सामने आएगा। लेकिन न्यूज़ 18 की अब तक की पड़ताल से यह तो साफ हो गया कि हाथरस कांड की गुत्थी बेहद उलझी हुई है। जी हाँ, तो इस गवाही से ये तो साफ हो गया है कि हाथरस कांड की जो गुत्थी है वो बेहद उलझी हुई है। अजीत, आपके पास आते हुए, एलआईयू यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका काम ही प्रशासन को अलर्ट करना होता है, और एलआईयू इंस्पेक्टर के अलर्ट पर ही प्रशासन ने फैसला लिया कि जल्द से जल्द आनन फानन में अंतिम संस्कार हो। देखिए, बिल्कुल गायत्री, आपने सही बात कही कि जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, यानी स्थानीय अभिसूचना इकाई जिसको हिंदी में कहते हैं, यही वो इनपुट देती है। जिस तरह बड़ी जांच एजेंसियां IB देती हैं प्रदेश में, उस तरह जिले में यही स्थानीय अभिसूचना इकाई इनपुट देती है कि आखिर क्या होने वाला है, इसके पीछे कौन से लोग हैं, क्या हो सकता है। तो एलआईयू की सीधी तौर पर जो विवेक हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कह रहे हैं कि पहले से साजिश रची गई थी कि अगर यहाँ 100 को लाया जाता तो CM योगी को बुलाया जाता, यही उनकी मांग थी। और ये पहले से ही शुरू हो गया था। जब 14 को घटना हुई तो 15-16 से ही इसकी साजिश शुरू हो गई, जिसके पीछे पॉलिटिकल एंगल की बात भी SHO कह रहे हैं कि राजनीतिक इसके पीछे राजनीति है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं, जो हमारा स्टिंग ऑपरेशन है, जो अब तक आज आपने देखा कि 1 करोड़ 1 लाख रुपए जो राजेश जायसवाल है, जो व्यापारी पकड़ा गया है हवाला का, उसके पास से बरामद हुआ है। 5.5 लाख की विदेशी करेंसी बरामद हुई है, यानी हाथरस से उसके तार जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अभी बहुत कुछ बाकी, क्योंकि जब CBI जांच करेगी तो यही एलआईयू इंस्पेक्टर, यही SHO, यही CO, इनको अपना बयान देना होगा। और ये वो इनको अपना बयान देना होगा। और वो... इसलिए भी ये गवाही इस वक्त एलआईयू इंस्पेक्टर की अहम हो जाती है, क्योंकि सवाल उठ रहा था कि प्रशासन ने आनन फानन में क्यों अंतिम संस्कार कर दिया।
और इस सब के बीच एक बड़ी खबर बता दें, एक बड़ी खबर हाथरस कांड से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि हाथरस कांड के चारों आरोपियों ने एसपी को लिखी है चिट्ठी और न्याय की मांग की। आरोपियों की तरफ से एसपी को चिट्ठी लिखी गई जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। इस चिट्ठी में आरोपी ने यह भी दावा किया है कि उसकी पीड़ित लड़की से दोस्ती थी जो पीड़िता के परिवार को पसंद नहीं थी और इसी की वजह से घटना वाले दिन पीड़िता के परिवार वालों ने ही उससे मारपीट की थी जिससे उसकी मौत हो गई। इस बीच आरोपियों के परिवार वालों ने भी जेल में आरोपियों की जान को खतरा बताया है। हाथरस मामले में गिरफ्तार रामू की भाभी का कहना है कि जेल में सभी आरोपियों की जान को है खतरा। परसों जेल में मिल गए हमारे बच्चे हमारे बालकन को यो कहते हैं जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेल में खतरा है। जब वो यहाँ सब काम करवा रहे तो वो जेल में करवा सके। तो ये आरोपियों की तरफ से गुहार लगाई गई है, एसपी को चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि सवाल ये लगातार प्रशासन को लेकर खड़ा किया जा रहा था और इसी सब के बीच कार्रवाई भी हुई, कई अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। दीपक, आपके पास आते हुए, क्योंकि हम लगातार वो गवाही दिखा रहे हैं जो हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुई है ऑपरेशन हाथरस के दौरान। जिस तरीके से एलआईयू इंस्पेक्टर ने कहा कि स्थिति बिगड़ सकती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी और यही वजह थी कि एलआईयू की तरफ से रिपोर्ट प्रशासन को दी गई थी और प्रशासन को यह फैसला एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर ही लेना पड़ा कि आनन फानन में अंतिम संस्कार हो, क्योंकि एलआईयू इंस्पेक्टर ने यह भी खुलासा किया कि पहले से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और अगर दिन में अंतिम संस्कार होता, दिन में डेड बॉडी को लाया जाता तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर गायत्री, क्योंकि एक जिले स्तर पर कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद करने के लिए एलआईयू का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है और यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे वो सब यहाँ पर पूरी तरह से अपने काम में लगे थे और उन्होंने शुरुआती दिन से ही ये सारा डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और 18 तारीख को यानी 18 सितंबर को एक बड़ा यहाँ पर समूह पहुँचने वाला था। कई लोग यहाँ पर राजनीतिक संगठन से जुड़ने वाले थे, यानी कहानी को कुछ और तरफ ले जाना जा रहा था, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद एक तरफ पुलिस की जांच चल रही थी लेकिन दूसरी तरफ सक्रिय राजनीतिक संगठन वहाँ पर पहुँचने लगे और यही वजह थी कि एलआईयू ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ लिखा, जब दिल्ली से पीड़िता का शव वहाँ यानी हाथरस की तरफ रवाना हुआ तो पहले ही ये सारी चीज़ें रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी थी, क्योंकि लोकल इनपुट ने साफ कहा था कि एक बड़े साजिश को यहाँ पर ताना बाना उसका बुना जा रहा है, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जितने भी पुलिसकर्मी थे, कर्मचारी थे, वो सब सादी वर्दी में उन लोगों तक थे, गांव के लोग हुए चाहे फिर आसपास दुकानों में बैठने वाले लोग थे, इलाके में घूम रहे थे। तो ये यूनिट की एक रिपोर्ट बहुत पुख्ता तौर पर प्रशासन को भेजी गई थी और शासन को भेजी गई थी, जिसके बाद रातों रात शव जलाने की तैयारी की गई थी और ये हालांकि दावा पुलिसकर्मियों की तरफ से कहा गया था, लेकिन जो सीसीटीवी जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट न्यूज़ 18 इंडिया ने इस वक्त दिखाई है, जो यूनिट के जो एलआईयू यूनिट के जो इंस्पेक्टर ने जो दावे किए हैं, गवाही दे रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि हर घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई थी। इस सब के बीच बता दें, ऑपरेशन हाथरस में कैमरे पर सबसे अहम गवाही उस अधिकारी की है जिसके पास सबसे पहले शिकायत पहुंची थी। हाथरस कांड के एक एक पहलू पर उस इंस्पेक्टर ने सनसनीखेज बातें कबूली। जरा देखिए गवाही। सच और झूठ की पड़ताल में हमारी पहली मुलाकात हुई हाथरस के इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा से। वर्मा साहब फिलहाल निलंबित हैं, पुलिस हॉस्टल में वक्त काट रहे हैं। हमारी अंडरकवर टीम ने उसी हॉस्टल में दिनेश वर्मा से मुलाकात की। दिनेश वर्मा वही अधिकारी हैं जिनके पास हाथरस कांड की शिकायत सबसे पहले पहुंची थी। आपका क्या रोल रहा इसमें, आपको भी सस्पेंड कर दिया? सस्पेंड में तत्कालीन डॉक्टर साहब बेडरूम दवा नहीं पाया, दवाना की जिम्मेदारी। अब देखिए हम मीडिया को नहीं सकते, आप आया ट्वीट करते हैं आप रोक नहीं पाएंगे, मंजू जिले वहाँ मिलने से रोक नहीं पाएंगे, गाँव जाने से रोक नहीं पाएंगे। हमारी अंडरकवर टीम ने एसओ दिनेश वर्मा से बातचीत शुरू की और बातों बातों में बात निकली 14 सितंबर की, यानी घटना की पहली शिकायत की तारीख। 14 तारीख वाली जो शिकायत थी वो खाली जान से मारने के लिए थे, गला दबाना। और एक ही संदीप एसओ दिनेश वर्मा के मुताबिक घटना की पहली शिकायत सिर्फ इतनी थी कि संदीप ने जान से मारने की नीयत से पीड़िता का गला दबाया है।
दिनेश ने बताया कि 14 तारीख को सिर्फ पीड़िता ही नहीं बल्कि उसकी मां और भाई भी पुलिस से यही शिकायत कर रहे थे। पहले तो ये जो लड़की का बयान वायरल हो रखा है, हमने सब जगह देखा, मोबाइलों पे भी आ रखा था। उसकी तो शुरुआत में वो एक लड़के का नाम ले लिया है, संदीप का ही नाम ले रही, उसकी माँ भी यही कह रही है संदीप ही था, संदीप ही था, संदीप ने किया, संदीप भी मार गया। माँ ने भी यही कहा, भाई ने भी यही वीडियो दिया, सब सारे जो है पॉलिटिक्स हो गई। माँ तो ये 4 कहाँ से आ गए? 4 तो पॉलिटिक्स आ गई, उसने बयान दे दिया, लेकिन समझा दिया कह देने पूरा 25-30 लाख रुपये मिल जाएगा। इस बातचीत में एसओ दिनेश वर्मा का ये बहुत बड़ा बयान था। वो कह रहे थे कि शुरुआती शिकायत सिर्फ संदीप के खिलाफ थी, लेकिन अचानक कोई राजनीति हुई, परिवार को मुआवजे का लालच दिखाया गया और एक के बजाय 4 लोगों को आरोपी बना दिया गया। लेकिन दिनेश वर्मा ने इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान तब दिया जब हमारी अंडरकवर टीम ने साफ साफ पूछा कि क्या ये वाकई गैंग रेप का मामला है। तो आप लोगों ने जो जांच की, आपके मुताबिक क्या लग रहा है, केस कैसा है? मुझे तो गैंग रेप फाल्स है और लग नहीं रहा रियल है फाल्स। अच्छा, रियलिटी है तो वो 3-7 की हरकत, इसके अलावा और कुछ है नहीं। मतलब जो प्रथम FIR हुई है ST/SC और 3-7 SC/ST। अच्छा, SC/ST एक्ट का मुकदमा है 3 से 7 को। इसके अलावा तो कुछ है। कैमरे पर एसओ दिनेश वर्मा दावे के साथ कह रहे थे कि ये गैंग रेप का मामला है ही नहीं। ये सुनकर हमें भी धक्का सा लगा। दिमाग में आया कि सारी कहानी तो गैंग रेप के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए हमने दिनेश वर्मा से फिर पूछा और फिर वही जवाब मिला। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं 100% मेडिकल हुआ? मेडिकल हुआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। 14 तारीख को जो हुआ मेडिकल। हाँ, 14 को तो टोटो का वो रेप वाली बात कही नहीं, तो इंटरनल पार्ट का नहीं कराया जा सकता उसकी बगैर मर्जी के। जब उसने 22 को बयान दिया तो इंटरनल पार्ट में कराया गया, फ्लैट बनी, उसका सब कुछ नेगेटिव आया सर। दिनेश वर्मा रेप की थ्योरी मानने को तैयार नहीं थे। हमें अब भी दिनेश की बात हजम नहीं हो रही थी। हमने ये भी पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दबाव की वजह से रिपोर्ट झूठी बनाई गई, लेकिन दिनेश के पास हमारे इस सवाल का भी जवाब था। मैनिपुलेट किया गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी और नहीं गलत। ये ऐसी ना कंडीशन थी सर की, ना ऐसा कोई वो था। अगर ये चीज होती आदमी गांव से ही चिल्ला के आता है सर, रेप कर दिया, रेप कर दिया। रेप वाली बात तो आई नहीं उनके दिमाग में, कहीं भी नहीं आई। माँ के भी हुआ है ना, माँ के दिमाग में आई ना भाई के दिमाग में, ना लड़की में, कभी कहीं कहीं नहीं। हम बार बार लगातार पूछते रहे और एसओ दिनेश वर्मा बार बार बलात्कार की थ्योरी को नकारते रहे, लेकिन अब बारी थी सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल की। सवाल ये कि अगर पुलिस सच्ची थी तो आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? मगर जवाब में दिनेश ने जो बताया वो सुनकर होश उड़ गए। रात को ऐसी क्या आफत पड़ गई थी? रात को ही रात वाला मैटर तो मैं चला आया, वो हम नहीं उसके बारे में बता सकते। लेकिन जो आपको आप सीधे घर से बातचीत करते हैं पता लगता है। नहीं, एलआई की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि परवाने के लिए चाह रहा था डेड बॉडी रखे योगी जी को एसओ दिनेश वर्मा ने कैमरे पर जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला था। वो दावा कर रहे थे कि उनके पास LIU की रिपोर्ट थी जिसमें अंदेशा था कि पीड़िता का परिवार और समाज के तमाम लोग शव को सड़क पर रखकर हंगामा कर सकते थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौके पर बुलाने की मांग करने वाले थे। एक बार फिर से सुनिए एसओ दिनेश वर्मा का वो दावा।
एलआई की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि परवाने के लिए चाह था डेड बॉडी रखे योगी जी को दिनेश वर्मा का पक्ष माने तो उस रात हाथरस के गांव में बड़ा हंगामा हो सकता था। पीड़िता के शव के साथ चक्का जाम करने की योजना थी, मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग थी, मामला बिगड़ न जाए, हिंसा भड़क न उठे, इसीलिए प्रशासन को मजबूरी में अंतिम संस्कार का फैसला करना पड़ा। और इस बीच बड़ी खबर, ऑपरेशन हाथरस के बाद सियासी जगत में हड़कंप मच गया। इस पर्दाफाश के बाद बीजेपी ने जहां हाथरस कांड में विपक्ष पर पीड़ित के बहाने सियासत का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केस की जांच में लापरवाही बरती गई। न्यूज़ 18 इंडिया के स्टिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, स्टिंग देखा हाथरस का आपने, काफ़ी सवाल उठ रहे थे हाथरस के, लेकिन इस स्टिंग के बाद कई ऐसी नई चीज़ें सामने आई हैं जिन पर अभी तक एक तरह से पर्दा था। देखिए, हाथरस की घटना बहुत कुछ सिखाने वाली है। एक तो मैंने भी स्टिंग देखा है न्यूज़ 18 का, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि सच्चाई को निकालने के लिए ऐसा प्रयास न्यूज़ 18 ने किया है। दूसरी बात, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की एक एक चीज़ का हमने बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया। जब पहला रिपोर्ट आया तब भी एफआईआर हुई, उसमें बाद में कुछ और ऐड हुआ, वो भी हुआ, बाद में कुछ ऐड हुआ, वो भी हुआ, लेकिन अंत में जो सच्चाई निकल के आ रही है ये इसलिए बहुत ख़तरनाक है कि रेप जैसी, गैंग रेप जैसी घटनाएं, इस पर जितने सख्त कानून बन गए हैं, इसमें ये भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि कोई इसका मिसयूज न करे, क्योंकि पल में वो लीक से लाख हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो स्टिंग हुआ है उसका भी धन्यवाद है, और सीबीआई इंक्वायरी हो गई है। अब इसमें सारी चीज़ें छन छन के आएंगी, क्योंकि पहला हमारा उद्देश्य है पीड़ित को या पीड़िता को न्याय दिलाना, और जो दोषी हो उनको सज़ा दिलाना। अब ये भी बात निकल करके सामने आ रही है कि एक पॉलिटिकल पूरी ये साजिश की जा रही थी कि बॉडी को वहाँ पे रख के और सीएम योगी को वहाँ पे बुलाना है, इस तरीके का एक कैंपेन चलाया जा रहा था, ये बात सामने आ रही है। मैंने तो किसी से सुना नहीं, ना किसी ने कहा कि इस तरह का कोई कैंपेन चल रहा था, हमें कोई जानकारी नहीं किसी तरीके। और वो राज्य सरकार क्योंकि बुरी तरह से बैकफुट पे है, जिस तरीके से जो पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के सैंपल लेना, वो 11 दिन के बाद लेट हुए, और 22 तारीख को, 22 सितंबर को जब सैंपल लिया जाता है तो 3 दिन तक पुलिस के कब्जे में रहा वो सैंपल। 25 तारीख को टेस्टिंग के लिए भेजा, तो 3 दिन तक उस सैंपल के साथ क्या करते रहे, क्या वो वही सैंपल रहा या उसको बदला गया, ये भी पूरी तरह से एक जांच का है, पूरी तरह से जांच का विषय है। और फिर परिवार को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की, उसकी सरकार, पुलिस की तू-तू हो रही है, जगह जगह तू-तू हो रही है। और रात के अंधेरे में बगैर परिवार की सहमति के जिस प्रकार पीड़िता का शव जलाया गया, एक सामान्य मासूम बच्ची थी जिन्हें जला दिया गया, वो कोई आतंकी नहीं थी, कोई अपराधी नहीं थी, और उस जो जीते जी रह के सरकार उनको सम्मान सुनिश्चित नहीं कर पाई, उनके मरने के बाद भी उसको अपमानित महसूस करना पड़ा। और इस बीच आपको बता दें, हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें, बिग बॉस का 14वां सीजन हो चुका है शुरू। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। और भी लोग चटनी खाते हैं, just to tell you। हाँ भाई, पता है तो थोड़ा सा। भाई कितना लिया? नहीं, ये खत्म हो गया, इतना लिया था, देखा मैंने। भाई और पराठा नहीं खाऊं मैं? आओ, बट थोड़ी चटनी भाई। भाई काम से काम रखो तो बेहतर होगा।
उल्टी बात मत कर, काम से काम रख और ये सब फालतू भाई मेरे मैं अपना नाश्ते का देख रहा हूँ, तुम अपना देख लो। मेरा काम है देखना कि घर पे कौन क्या खा रहा है, कौन हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए चटनी आई। मेरे को पता है कितना लेना है ब्रो। सब हिसाब में खा रहे हैं ना भाई, मैं भी हिसाब में खा रहा हूँ। तो घर से लेके आते रहे। आज मैं चाहूँ तो आधी चटनी उधेड़ दूं। कल तुमने क्या किया मैं देखा शाम को, वो रस्से में कितना भर भर के डाला था। क्या गलत नहीं है, कल तूने बहुत भाई देखा मैंने भी, मुंह नहीं खोलता हूँ मैं ब्रो, मैं मुंह नहीं खोलता हूँ। दूसरा कोई खरीदा उसको दी मेरे भाई। किसने दिया? कुछ नहीं दिया। तूने लेते हुए देखा, उसके बाद मैंने किसी और को दिया, ये देखा तूने? वो खुद भी प्रैक्टिस कर, तू मत बन, मुझे बनूं जो मैंने तेरे को अलग राइट में कॉन्ट्रैक्ट बनने का। तेरे को बोला, अगर उसको बोले खुद भी तो लेता है। तेरे को बोला मैंने, उसको बोला ना अपनी बात की जवाब वो देगा, तू नहीं देगा उसको। मैं तेरे को बता रहा हूँ कि जो चटनी कर रहा है ना वो तो नहीं हो, लेकिन जैसे तू बोलता है घर में सब कुछ सबके लिए आता है, मेरे लिए भी आता है, तो अगर खत्म होगा तो मेरे को भी कमी होगी। मुझे लेते हुए मैंने देखा लेते हुए देखा, आंखों से तेरे साथ बैठा था जब तो खाना खा रहा था। चश्मा भी है, शायद गलत दिखा होगा। बकवास बंद कर अपनी, चश्मा भी है। दिमाग ठीक करा पहले। दिमाग तेरा ठीक नहीं है मेरे भाई। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।